हेलो देयर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। जीएस क्वेश्चन में आज हम लोग इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते चलेंगे, लेकिन आपको भी गेस करना है कि इसका आंसर होगा क्या। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है, कई बार कई एग्ज़ाम्स में इसको पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा, हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से है शुरुआत, या कब ये सुल्तान बना? तो ये बना 22 अक्टूबर 1296 में, 1296 ईस्वी में। और इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने के साथ साथ सबसे बड़ी स्थायी सेना भी रखी। और इस स्थायी सेना को रखने के लिए उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। ये इसे बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत इसने कई नवीन पदों को सृजन किया जो इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली को अच्छे से चलाएं। सबसे पहला पद था दीवाने रियासत, जो कि पूरे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। साथ ही साथ बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली है वो अच्छे से चले, इसका संचालन भी दीवाने रियासत करता था। इसके साथ साथ दूसरा पद था शाहनाए मंडी, जो कि पूरे बाजार का अधीक्षक था। इसके साथ साथ बरीद, जो कि बाजार के अंदर घूमकर निगरानी रखता था। और उसके साथ मुन्हियान बोलते थे, वो एक गुप्तचर होता था जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था और शासक को डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी को बताता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा अबुल फजल ने। अबुल फजल, जो कि दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित भी रहे थे अकबर के शासनकाल में, इन्होंने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त किस वायसराय द्वारा समाप्त किया गया? आपको यहाँ पे ये नहीं बताना है कि लॉर्ड डलहौजी ने इस सिद्धांत को लागू किया या ये सिद्धांत बनाया, आपको बताना है किसने इस सिद्धांत को समाप्त किया। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, जिनकी टाइमिंग रही है इंडिया में 1856 से 1862 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी लॉर्ड डलहौजी से ही रिलेटेड, कि लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प की जो नीति रही है, सर्वप्रथम किस देसी रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया? ये भी कई बार कई टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके तहत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सतारा को इसके अंतर्गत लिया गया 1848 ईस्वी में। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या ये गोद निषेध सिद्धांत है क्या। तो जैसा कि हमने पता ही है कि जिस राजा के अगर जो पुत्र नहीं होते थे तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार वो किसी को भी अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लेता था। लेकिन इस नीति के तहत उसने डलहौजी ने ऐसा किया कि जब तक डलहौजी की अनुमति ना हो तब तक कोई किसी को गोद नहीं ले सकता है, या फिर ब्रिटिश सरकार की अनुमति ना हो। और साथ ही उसके पुत्र उसके राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। डलहौजी ने इस नीति का कठोरता के साथ पालन किया और इसके तहत सर्वप्रथम सतारा को और सबसे आखिरी में उसने नागपुर को इसके मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। झांसी का तो मोस्ट फेवरेट आप लोग जानते ही होंगे, झांसी की रानी किस तरीके से लड़ी, मूवी भी बनी है और स्टोरी भी जानते होंगे। लेकिन सबसे पहले सतारा और सबसे आखिरी में उसने नागपुर को अपने अंडर में लिया।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो गोद निषेध नीति है और व्यपगत के सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत एक और नीति थी, कुशासन का आरोप लगा करके भी वो राज्यों को हड़पा था, जिसमें सबसे पहला राज्य था अवध। अवध को उसने कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। और आपको बताना है कि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के समय अवध का शासक कौन था। उनकी भी स्टोरी बड़ी फेमस रही है, तो आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। राज्याभिषेक से संबंधित किस लौह शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक के अभिलेखों से भी रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स में कई तरीके से, और अशोक के कई शिलालेख हैं, तो उन सभी का डिटेल मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। और नेक्स्ट जितने भी पार्ट बनेंगे सब में थोड़ा थोड़ा करके अशोक के जितने 14 शिलालेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में बताऊँगी। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ना है कि बुद्ध शाक्य किस में कहा गया है। ये है मास्की शिलालेख। मास्की शिलालेख है कहाँ, देखते हैं हम लोग। ये आंध्र प्रदेश के कर्नाटक के रायचूर में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ये मास्की शिलालेख मिला है। लेकिन मास्की इसका नाम मस्की नदी के तट पर स्थित होने के कारण पड़ा है। और इस शिलालेख में अशोक की जो धर्म यात्रा थी उसका यह साक्षी है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल से घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक तिथि रहित अभिलेख है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल से घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण जिस अभिलेख से उसकी विशेषता क्या है। अगर जो वो कथन कारण इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछता है तो वहाँ पर ये देता है कि यह एक तिथि रहित अभिलेख है या नहीं है। तो आपको ये बताना है कि यह एक तिथि रहित अभिलेख है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रतीक प्रतिमा वाग्देवी की मूर्ति को किस राजा ने प्रतिष्ठापित करवाया। इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ये है राजा परमार भोज। राजा परमार भोज ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो प्रतीक प्रतिमा है वाग्देवी की मूर्ति, तो इसको प्रतिष्ठापित करवाया राजा परमार भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर एक ओर कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। अभी इस पे जल्दी ही एक मूवी आई है, सो आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका सही आंसर है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर, जो कि पृथ्वीराज चौहान, अभी मूवी आप लोग देखे होंगे, तो उसी से रिलेटेड है। इनके में है कि इनके सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदा रहता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक कौन था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। यह खिलजी वंश से रिलेटेड है, तो आंसर इसका है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। खलीफा इस्लाम धर्म में सबसे ऊंचा पद माना जाता है धर्मगुरु के रूप में, तो इसने खुद को ही खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबकाते नासिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसका आंसर होगा तबकाते नासिरी नामक पुस्तक की रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। और इस बुक में क्या खासियत रही है ये हम लोग देखते हैं कि मिनहाज उस सिराज, इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है, यानी कि बलबन के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले तक की जानकारी मिलती है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में भी ये बताना है कि बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना, 1260 में या 1264 ईस्वी में या 1266 में या 1268 ईस्वी में।
आपको हमने ऑप्शन दे दिया है, सही आंसर जो है वो हमें कमेंट्स करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। अच्छा, ये कथन वाले क्वेश्चंस भी आपके चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, फेमस मतलब पॉलिटी के जितने भी विद्वान रहे हैं उनसे, या फिर ऐसे जो हिस्टोरियन रहे हैं उनके कथन ज़रूर पूछता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर है लेन पूल महोदय ने। इन्होंने बोला था कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था या बनवाया था? तो ये है आपके गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और इसका हम लोग डिटेल देखते हैं कि यह आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा, जो कि सबसे बड़ा मुग़ल कालीन दरवाज़ा है। और उसके साथ साथ इसको विश्व विरासत स्थल का भी दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, या कौन से ईसाई मिशनरी का नेतृत्व करने वाले कौन से फादर थे जो अकबर के दरबार में सर्वप्रथम आए और वो यहाँ पर बहुत दिनों तक रहे भी। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों की बातों का समन्वय किया था। तो उसमें ये कई धर्मों के धर्म गुरुओं को अपने दरबार में स्थान देता था। उसमें से ये भी थे, और ये थे फादर एका बीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1584 ईस्वी में किस विद्रोह को दबाने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि अकबर ने प्रदान की? जैसा कि आपको पता होगा, रहीम के हम लोगों ने दोहे भी हिंदी में पढ़े हैं। ये बहुत अच्छे कवि थे, और ये अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान, उनके ये पुत्र थे, और इनको खान खाना की उपाधि अकबर ने गुजरात विद्रोह को दबाने के परिणाम स्वरूप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? इसमें आपका है नंद वंश। आंसर है नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मनंद को हरा करके नंद वंश की को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपको बताना है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चले कि पहिए का सर्वप्रथम जो कुम्हार के चाक वाला पहिया है, उसका सर्वप्रथम उपयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में किया गया था। और यहाँ पर है इसका काल नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, या सबसे पश्चिमी। तो इन सब का डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। इसका सही अक्षर मतलब आंसर है दक्षिणी स्थल जो था वो दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे आगे और भी डिटेल दिए गए हैं। जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में हम लोग देखते हैं दाइमाबाद महाराष्ट्र, जो कि हम लोग का आंसर भी है। और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि अफ़गानिस्तान में है, ये फैली हुई है। और इसकी आकृति जो है, ये भी प्रश्न पूछा है कि मैप में इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। मतलब इसका फैलाव जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, ये लगभग त्रिभुजाकार आकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? आपका आंसर होगा
महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में जहाँ के इतिहास का कोई लिखित बहुत ज़्यादा हम लोग को विवरण नहीं प्राप्त होता है, वहाँ अभिलेख, सिक्के, मुहरे या गुफा में की गई चित्रकारी, यहाँ से हम लोग उसका डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, या फिर यात्रियों के विवरण जो उस समय प्राचीन काल में दूसरे देशों से हमारे यहाँ आए थे, उनसे हम लोग प्राप्त करते हैं। उसी में शिलालेख भी एक प्रमुख है अभिलेख। तो ये शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया था? इसका आंसर है अशोक ने। अच्छा, अशोक के शिलालेख को या अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। ये है शिलालेख, स्तंभ लेख व गुहालेख, जो गुफाओं में लिखे गए हैं। अब इसका डिटेल हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और ये है कि शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, और इसकी जो खोज है 1750 में टी फैनथिलर ने की थी। अब और पढ़ने में पहली बार सफलता, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो ये जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में, और जबकि इनकी खोज 1750 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था, और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप हैं, उन्होंने 1837 में इसके अभिलेखों को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना प्राचीनतम नगर है, जहाँ से हम लोग को गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह भी मिले हैं, और चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य भी हमको लोथल से ही मिलते हैं। तो लोथल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा नगर जो 4 हैं उसमें लोथल भी आपका गिना जाता है। तो अब इसका आंसर है किस नदी के तट पर है? तो ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, या राखी गढ़ी, कालीबंगा या आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है, इस तरीके से करके। तो आज मैंने ये बताया, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके सारे डिटेल मैं दे दूँगी। अभी हम लोग यहाँ पे जो अभिलेख के शिलालेख हैं, इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो पूछे गए हैं, वो हम आपको बताते हैं कि अशोक के अभिलेख के 2 अभिलेख जो हैं, मानसेहरा और शाहवाजगढ़ी, ये है खरोष्टी लिपि में लिखा गया, और लघमान और तक्षशिला के अभिलेख है अरमाइक लिपि में। अच्छा, आपको मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि खरोष्टी लिपि किस ओर से, मतलब दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं, और अरमाइक लिपि जो है ये दाएं से बाएं इसकी लिखावट थी, या बाएं से दाएं। तो आपको इसमें बताना है कि जो अरमाइक लिपि है इसको किस वे में लिखा जाता था, और खरोष्टी लिपि है इसको किस वे में लिखा जाता था, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट। आगे है कि शरकुना और कांधार के जो अभिलेख हैं वो द्विभाषिक लिपि में हैं। यही एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि कौन से अभिलेख द्विभाषिक लिपि में हैं, मतलब 2 भाषाओं में लिखे गए हैं। ये है शरकुना और कांधार के। और इसके साथ साथ हम देखते हैं अभिलेखों की जो आम भाषा थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी। ये आम जन की भाषा जो उस समय बोली जाती थी प्राकृत, वो थी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों में उनके शासनकाल के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि कब से कब तक का वर्णन है। तो उनके शिलालेखों में और उनके अभिलेखों में उनके 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और एरगुडी अभिलेख जो है उसमें लिपि का प्रयोग जो है वो दाएं से बाएं की ओर किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट्स टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड लेकर के आऊँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले